नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शन यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लासेज। आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं। यह सुविधा आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओं को मेंस में लगातार देता रहा हूं। दोस्तों, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, सभी आज वो अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो भी सिलेबस है, यहाँ 15,519 प्रकार का सिलेबस है। यहाँ 15,519 से ज्यादा सिलेबस है, जो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। यहाँ पे पीसीसीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है, एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। सबसे पहले प्लस कोर्स के बारे में बता दें कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। और इसके लिए जो फीस का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, वो रखा गया है, 1 महीने की जो फीस है वो है 9,000 रुपये, 3 महीने की फीस है 22,500 रुपये, 6 महीने की जो फीस है वो 40,500 रुपये है, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 49,500 और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 72,000 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 90,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने का जो फीस है वो देना होगा कितना? 9,000 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 8100 रुपये। उसी तरह 3 महीने का जो फीस है 10% डिस्काउंट के साथ 20,250 रुपये। उसी तरह 6 महीने का फीस जो है वो 40,500 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 36,450 रुपये और 12 महीने का 1 साल का जो फीस है वो 49,500 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 44,550 रुपये और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 72,000 रुपये की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 64,800 रुपये और 36 महीने मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 90,000 रुपये की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 81,000 रुपये आपको इसके लिए पेड करना होगा। दूसरा कोर्स है दोस्त आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको क्या क्या मिलता है? आइकॉनिक देखिए, आइकॉनिक कोर्स उनके लिए है जो अभी अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं और तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या अभी अभी अपनी तैयारी शुरू किए हैं। उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है। अब सोचिए कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे कितनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको लाइव क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर होगा, पर्सनल फीडबैक मिलेगा। मतलब इतनी सारी सुविधाएं आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 69,500 रुपये, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,07,000 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,41,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने की 1 साल की जो फीस है, 12 महीने की फीस जो है वो
69,500 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ बस 62,550 रुपए। उसी तरह 24 महीने का जो डिस्काउंट है वो 10% छूट के साथ 96,300 रुपए और 36 महीने का जो फीस है वो 10% डिस्काउंट के साथ 1,26,000 रुपए आपको पेड करना होगा। दोस्तों, इस कोरोना काल में हम देखते हैं कि जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि इससे कम फीस पे कोई भी अकादमी आपको इससे बेहतर सेवा नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्त, आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इसका फायदा उठाइए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। और आप लोग हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, आप जरूर एडमिशन लीजिए। देखिए, यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन रखा गया है। उसके लिए रखा गया है क्या, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 27,500 रुपए। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 27,500 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो 24,750 रुपए में मिलेगा। और इसी तरह 24 महीने का 40,000 रुपए है। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए 10% डिस्काउंट के साथ 36,000 रुपए देना होगा। और 36 महीने का जो फीस 50,000 रुपए है, अगर आप हमारा कोड का प्रयोग करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको 50,000 की जगह पे 45,000 रुपए देना होगा। न्यू ईयर रेजुलेशन में क्या है, आपको यूपीएससी सीएससी 21, 22 और 23 के लिए नया बैच शुरू किया गया है। यूपीएससी के न्यू ईयर रेजुलेशन में 6 मंथ जीएस बैच शुरू किया गया है। 6 मंथ जीएस बैच शुरू किया गया है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए 4 जनवरी से। बहुत ही बेहतर कोर्स है। आप लोग पूरी प्रीलिम्स की आपकी तैयारी कराई जाएगी। इसमें दोनों है, बाइलिंगुअल भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। इसमें भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए दोस्त, आप लोग इससे जुड़िए और इसका फायदा उठाइए तथा आप हमारा कोड AKS001 का कोड का प्रयोग जरूर कीजिए। उसी तरह 1 ईयर कोर्स 2022 के लिए शुरू किया जा रहा है। यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए 1 ईयर कोर्स शुरू किया जा रहा है 4 जनवरी से। इसमें भी क्या है, भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं और यहाँ भी इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल दोनों की पढ़ाया जाएगा और आप इसका फायदा उठाइए और एडमिशन लीजिए। इसी तरह यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए 2 ईयर कोर्स शुरू किया जा रहा है। 2 ईयर्स कोर्स बैच कोर्स है जीएस के लिए। यहाँ भी भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हैं। यहाँ भी बाइलिंगुअल और हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम तीनों में इसकी पढ़ाई कराई जाएगी और 4 जनवरी से भी बैच शुरू हुआ है। आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए और इसका फायदा उठाइए तथा आप हमारा कोड AKS001 का जरूर कोड का प्रयोग कीजिए। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इस पे। यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल के लिए जो रखा गया है उसमें रखा गया है क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सब सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। अनअकैडमी की तरफ से जो एक किया गया है प्लस और प्लस आइकोनिक, यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी जीएस का कॉम्बो बैच शुरू किया गया है। उसमें क्या है, आपको प्लस में 12 महीने का जो फीस है वो 88,000 रुपए रखा गया है। 24 महीने की फीस है 1,31,000 रुपए और 36 महीने की फीस है 1,67,220 रुपए। 12 महीने का यूपीएससी सीएससी प्लस का रखा गया है। उसमें रखा गया है 12 महीने की फीस है 70,000 रुपए। 24 महीने की फीस है 99,680 रुपए और 36 महीने की फीस रखा गया है 1,21,200 रुपए। आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए और इसका फायदा उठाइए। आइकॉनिक प्राइज हाइक में आपको क्या क्या मिलेगा, कनेक्ट विथ योर पर्सनल कोच, मेंस टेस्ट सीरीज विथ एवल्युएशन, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन चलेगा, बी पार्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली होगी और डेली कंटेंट दिया जाएगा। इतनी सारी सुविधा आपको आइकॉनिक के इस
मिलेगी। इसलिए दोस्त आप इसका फायदा उठाइए और आप हमारे कोड AKS 001 का प्रयोग कीजिए और एडमिशन लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय जांच एजेंसियां। आज हम पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है केंद्रीय जांच एजेंसियां, जिसमें हम आज पढ़ेंगे लोकपाल लोकायुक्त और पढ़ेंगे CBI पढ़ेंगे और सतर्कता आयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त। लोकपाल एवं लोकायुक्त। लोकपाल भारतीय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पे नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु 2 विशेष संस्थाओं लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा लोकायुक्त और लोकपाल की नियुक्ति की गई है। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो 1966 से 70 में हुआ था, इसी की सिफारिश पे भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। इनकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बड्समैन और न्यूजीलैंड की संसदीय जांच समिति की तर्ज पे की गई है। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूरोप का ओम्बड्समैन की तुलना भारत में किससे की जा सकती है। तो ओम्बड्समैन की तुलना भारत में किसे, लोकपाल और लोकायुक्त से की जा सकती है। तो यही ये कह रहा है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त की जो नियुक्ति की गई है वो किस पे की गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्कैंडिनेवियाई देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बड्समैन और न्यूजीलैंड की संसदीय जांच समिति के तर्ज पे ही भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। लोकपाल मंत्री केंद्र और राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों की जांच करता है और लोकायुक्त एक केंद्र में और प्रत्येक राज्य में विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है। क्या है, देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त दोनों अलग अलग है। लोकपाल किसकी जांच करता है, लोकपाल जो जांच करता है वो केंद्र में लोकपाल मंत्री, केंद्र तथा राज्य स्तर के सचिव, तो सरकार के मंत्रियों की जांच करनी हो अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगा है तो, और केंद्र और राज्य सरकार के सचिव जो हैं उनकी अगर शिकायतों की जांच करनी है तो वो कौन करता है, लोकपाल करता है। और लोकायुक्त केंद्र और राज्य प्रत्येक में विशेष जो अन्य उच्च अधिकारी हैं उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है। हर प्रदेश में क्या होता है, लोकायुक्त होता है। हर प्रदेश में एक लोकायुक्त का गठन किया जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह न्यायपालिका को लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। क्या कर रहा है, भारत में भी क्या किया गया है, जिसे न्यूजीलैंड में संसदीय जांच समूह है। संसदीय जांच समूह कैसा है, जिसे भारत में लोकपाल लोकायुक्त है वैसे ही न्यूजीलैंड में क्या है, संसदीय जांच समूह है। उसी तरह जिसे न्यूजीलैंड में न्यायपालिका को संसदीय जांच समूह से बाहर रखा गया है, उसी तरह भारत में भी क्या किया गया है, लोकपाल के दायरे, लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे से न्यायालय को, न्यायपालिका को अलग रखा गया है। मतलब न्यायपालिका से जुड़े हुए मामलों को लोकपाल उसमें हस्तक्षेप या लोकायुक्त हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। स्वीडन में भी न्यायालय भी ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के परामर्श पर लोकपाल की नियुक्ति करता है। क्या हुआ, लेकिन देखिए यही अंतर है यूरोप में और न्यूजीलैंड और भारत में। यूरोप में जो है
स्वीडन में जहां ओम्बुड्समैन होता है, जो लोकपाल का समकक्ष होता है, वहां पे क्या है, ओम्बुड्समैन के दायरे में रखा गया है न्यायालय को। मतलब अगर न्यायालय के ऊपर किसी एलिगेशन का कोई आरोप लगता है तो ओम्बुड्समैन जो है उसको उसकी जांच कर सकता है, वो रखा गया है उसके दायरे में। लेकिन भारत में क्या है, भारत में न्यायपालिका को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन स्वस्थ यही होता है कि अगर भारत में भी न्यायपालिका के ऊपर भी क्या होता है, कभी कभी आरोप लगते रहते हैं किसी मामले को लेकर, तो क्या होता, अगर ओम्बुड्समैन मतलब लोकपाल के दायरे में रखा गया रहता तो इसमें और क्या होती, पारदर्शिता आती, और ज्यादा पारदर्शिता आती। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार, भाई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार ही क्या किया गया है, लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, ये तीनों के परामर्श से क्या करेंगे, लोकपाल की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति किसके सहयोग से, लोकसभा के अध्यक्ष से, मुख्य न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश से, और राज्यसभा के सभापति के सहयोग से क्या करेंगे, परामर्श से लोकपाल की नियुक्ति करेंगे। लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने व उस पर कार्रवाई करने के लिए एक निमित्त पद है। क्या कहा जा रहा है, लोकपाल का मतलब क्या होता है, लोक प्रहरी। ये क्या करता है, ये भारत के कानूनों की रक्षा करता है। लोकपाल क्या होता है, एक लोक प्रहरी होता है। लोक प्रहरी ये क्या करता है, उच्च सरकारी पदों पे जो आसीन जो लोग हैं उनकी निगरानी करता है, उनसे संबंधित भ्रष्टाचार की जो शिकायतें होता है उसको सुनता है और उस पर कार्रवाई करने के लिए उस पर कार्रवाई करता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल व लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं, क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त की जो नियुक्ति हुई है किस पे, प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पे हुआ है, तो उसने निम्नलिखित अनुशंसाएं किया है। क्या, वे स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे। उनसे यह आशा की जाती है कि जो भी लोकपाल और लोकायुक्त होंगे वो क्या करेंगे, वो स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे, मतलब भेदभाव रहित होकर वो अपने कार्यों को करेंगे। दूसरा, उनकी जांच व कार्यवाही गोपनीय होगी और इसका चरित्र अनौपचारिक होगा। उनकी जांच जो होगी और कार्रवाई जो होगी क्या होगा, गोपनीय होगा, मतलब सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उनका जो जांच होगा वो गोपनीय रहेगा और इसका चरित्र जो क्या होगा, अनौपचारिक होगा। तीसरा, जहां तक संभव हो उनकी नियुक्ति गैर राजनीतिक होनी चाहिए। मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति को न बनाया जाए लोकपाल या लोकायुक्त जो क्या है, राजनीति से संबंधित है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से संबंधित है तो कहीं ना कहीं उस पार्टी के प्रति उसकी विचारधारा प्रभावित रहेगी, और प्रभावित रहेगी तो अगर मान लीजिए कि उस पार्टी से संबंधित कोई मामला उसके सामने आता है तो वह हो सकता है कि उतना वह फेयर जस्टिस न कर पाए। इसीलिए कहा गया है कि जहां तक संभव हो सके किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को ही क्या करने, लोकपाल या लोकायुक्त बनाना चाहिए। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मामले में श्री अखिलेश यादव की सरकार के समय में यह हम देखने को आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कर दिया था, हस्तक्षेप करते हुए खुद लोकायुक्त तय कर दिया था और श्री संजय मिश्रा जी को लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था। उसी तरह चौथा जो है, उनका स्तर देश के उच्चतम न्यायिक प्राधिकरणों के समान होगा। क्या होगा, इनका जो स्तर होगा, लोकपाल का जो स्तर बनाया गया है वो कहा गया है क्या, कि वह उच्चतम न्यायिक मतलब सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो अन्य प्राधिकरण है, न्यायिक प्राधिकरण है, उनके समान होगा। पांचवा, वे अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त
अन्याय, भ्रष्टाचार व पक्षपात से संबंधित विषयों की जांच करेंगे। इनको क्या किया गया है कि ये अपने विवेक के अनुसार, लोकपाल लोकायुक्त जो होंगे अपने विवेक के अनुसार व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार और पक्षपात संबंधित विषयों की क्या करेंगे, वो जांच करेंगे। न्यायालय का हस्तक्षेप लोकायुक्त एवं लोकपाल कार्यों में नहीं होगा। मतलब क्या करेगा, इसमें एक न्यायपालिका को इससे अलग रखा गया है। लोकपाल और लोकायुक्त की जो जांच है उसमें क्या न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु इनमें पूर्ण शक्तियों निहित होंगी। मतलब क्या करेंगे, ये इनको इतनी शक्ति दी गई है कि वो क्या करेंगे, अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु वो किसी से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, किसी भी विभाग से, किसी भी अधिकारी से जानकारी मांग सकते हैं। 8वां, उन्हें कार्यकारी सरकार से किसी प्रकार के लाभ अथवा आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। मतलब उनको क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। उनको निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी तरह कोई लाभ का पद उन्हें प्राप्त नहीं करना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के संबंध में अब तक 10 आधिकारिक प्रयास किए जा चुके हैं। भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब किया गया है, 2019 में। भारत में प्रथम लोकपाल, देखिए प्रथम प्रशासनिक आयोग के द्वारा क्या किया गया था, अनुशंसा किया गया था, लेकिन जाके यह कब गया था, 66-67 में यह अनुशंसा किया गया था। और जाके कब किया गया, 2019 में। बहुत इसके लिए आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे से लेकर बहुत लोगों ने आंदोलन किया, तब जाके 2019 में सरकार ने पहला लोकपाल की नियुक्ति किया, प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। अब इसके लिए सोच लीजिए कि हमारी सरकारें इस पे कितनी जागरूक थी कि 66-67 में अनुशंसा को 2019 में जाकर इस पे गठन किया गया, किसका, प्रथम लोकपाल। प्रथम लोकपाल परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब हुई है, तो 23 मार्च 2019 को। 23 मार्च 2019 का राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है। क्या मतलब हुआ कि अब देखिए यहाँ पे कई फैक्ट हो गया कि भारत में पहला लोकपाल बनने का श्रेय किसको है, पिनाकी चंद्र घोष को। पहला, वर्तमान में लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र घोष है। इनकी नियुक्ति की कब गई है, 20 मार्च 2019 को। देखिए मेंस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, लोकपाल और लोकायुक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स की दृष्टि से भी है और मेंस की दृष्टि से भी है। अब मेंस में पूछना होगा तो पूछ देगा कि लोकपाल की नियुक्ति और उसके कार्यों की का वर्णन कीजिए, हो जाएगा, क्योंकि 200 शब्द का तो प्रश्न ही पूछा जा रहा है परीक्षा में, और प्रीलिम्स की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के द्वारा किया गया है। उसमें कौन कौन है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष तथा एक प्रख्यात न्यायविद इसमें सम्मिलित थे। 3 लोगों का कमेटी बना हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा का अध्यक्ष और एक प्रख्यात न्यायविद के द्वारा क्या किया गया है, लोकपाल, प्रथम लोकपाल का चुनाव किया गया। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति 27 मार्च 2019 को की गई है, जिन्हें लोकपाल के द्वारा शपथ दिलाई गई है। मतलब क्या हुआ,
कि लोकपाल जो एक लोकपाल के साथ 8 अन्य सदस्य होते हैं। 8 एक 9 सदस्यों को मिलाकर लोकपाल का गठन किया गया है। मतलब 9 सदस्य हैं, एक लोकपाल के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य, मतलब 9 सदस्यों को मिलकर क्या किया गया है? लोकपाल का गठन किया गया है, जिसका शपथ कौन दिलाया था? 8 सदस्यों का शपथ लोकपाल के द्वारा पिनाकी चंद्र घोष के द्वारा दिया गया। अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना रखा गया है? 5 वर्ष। 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन अपवाद स्वरूप उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष रखा गया है। वर्तमान संरचना लोका जो कि पहला है, तो इसका प्रीलिमिनरी के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिए। वर्तमान संरचना क्या है? अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। न्यायविद सदस्य जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। ये 4 क्या होना चाहिए? इनमें जो 8 जो सदस्य होंगे, 4 न्यायविद सदस्य होंगे और 4 गैर न्यायविद होंगे। तो गैर न्यायविद में कौन कौन है? अर्चना राम सुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम। यही 4 लोग जो गए हैं गैर न्यायविद सदस्य हैं। अब लोकायुक्त, ये तो था लोकपाल, अब हम हैं पढ़ेंगे लोकायुक्त। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 को वैधानिक रूप मिलने से पहले कई राज्यों ने अपने राज्य में लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन सन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। कई बार यह एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार यह प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किस प्रदेश में की गई है? प्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किस प्रदेश में की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में। प्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में। यद्यपि उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में पारित हुआ, परंतु उन्हें 1983 में लागू किया गया। मतलब सबसे पहले कहाँ खोला गया था? महाराष्ट्र। वर्ष 2013 तक 21 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र दिल्ली ने अपने लोकायुक्त संस्था की स्थापना की है। नियुक्ति कैसे की जाती है? लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है? देखिए, केंद्र में क्या होता है? लोकपाल होता है और राज्यों में लोकायुक्त होता है। लोकायुक्त व उप लोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श करना अनिवार्य होता है। मतलब क्या है कि राज्यपाल किसकी सहमति से? राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश, मतलब जिस प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया जा रहा है उस प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श लेना अनिवार्य होता है। अब इसके लिए योग्यता क्या रखा गया है? लोकायुक्त के लिए योग्यता क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट है। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान में लोकायुक्त के नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम में लोकायुक्त नियुक्ति के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है। देखिए, बिहार में उत्तर मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि अलग अलग प्रदेशों में लोकायुक्त के लिए नियुक्ति के लिए अलग अलग योग्यता का निर्धारण किया गया। कोई एक विशिष्ट योग्यता नहीं रखा गया। जैसे उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, असम में कहा गया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति से किससे होगा? न्यायिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति को ही लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है।
अब लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र, लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र, विभिन्न राज्यों में लोकायुक्तों के कार्य क्षेत्र में समानता नहीं है। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदु ध्यान देने योग्य है। मतलब क्या है भाई, हर योग्यता भी अलग अलग था, उसी तरह प्रत्येक राज्य में क्या है, ये नहीं है कि सभी लोकायुक्तों का कार्य क्षेत्र एक समान दिया गया है, इसमें समानता नहीं है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच के अधिकार से बाहर रखा गया। क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, बिहार, ये सब प्रदेशों में क्या किया गया है कि मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे के में रखा गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में लोकायुक्त की नियुक्ति तो हो गई है प्रदेशों में, लेकिन इसमें इसके कार्य में एक रूपता नहीं है, इसके अधिकार क्षेत्र में एक रूपता नहीं है। कहीं कहीं क्या किया गया है, मुख्यमंत्री को जांच के दायरे में रखा गया है, तो कहीं मुख्यमंत्री को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरा, लेकिन सही मामलों में क्या होता, देखिए सही मामलों में यही होता कि सबको लोकपाल के दायरे में, जब आप एक अधिकारी को लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे में रख रहे हैं, तो आप मंत्री, प्रधानमंत्री को क्यों छोड़ सकते हैं? भाई ऐसा थोड़ी है कि एक अधिकारी भ्रष्टाचारी हो सकता है तो एक नेता भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो उदाहरण है, कितने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। तो अगर उनको बाहर रखा जाएगा तो उनको तो यही हो गया ना कि आप वो कुछ भी करके निकल जाएंगे, आप उनको दायर जांच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे सही निर्णय यही रहता कि एक रूपता रहती। लोकायुक्त कानून में केंद्र को यह ध्यान देना चाहिए कि एक तो रूपता रहे। अगर इस तरह की कोई जांच एजेंसी का निर्माण होता है तो सभी को उसके दायरे में रखा जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उनका कार्यालय हो, क्योंकि भ्रष्टाचार तो कहीं से भी हो सकता है। इसके उदाहरण भी है, बहुत से देशों में क्या किया गया है, उदाहरण है भारत में भी बार बार इल्जाम लगते रहे हैं, इसलिए उस इल्जाम को लोगों का विश्वास कायम रहे, इसीलिए लोकायुक्त के दायरे में सभी को लाने का प्रस्ताव करना चाहिए। किसको? केंद्र सरकार, राष्ट्रपति को। दूसरा, मंत्रियों व उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों के लोकायुक्त के जांच अधिकार क्षेत्र में रखा गया। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्रियों और कर्मचारियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। क्या किया गया है? 2 नंबर कह रहा है कि मंत्रियों की जांच और उच्च अधिकारियों को तो रखा गया है लोकायुक्त जांच के क्षेत्र में, लेकिन ये कहां के न्याय है कि आप मंत्रियों को तो रख देते हैं लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते भाई? भाई मुख्यमंत्री, ऐसा थोड़ी है मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता है, अगर मुख्यमंत्री को भी रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और महाराष्ट्र में क्या किया गया है कि पूर्व मंत्रियों को और कर्मचारियों को भी इसके दायरे में सम्मिलित किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री को इस जांच के दायरे से बाहर रखा गया। तीसरा है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश व असम राज्य में विधानसभा सदस्यों को लोकायुक्त के जांच के दायरे में सम्मिलित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश और असम राज्य में क्या किया गया है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधायक हैं, वो लोकायुक्त के जांच के दायरे में है। चौथा, स्थानीय निकायों, निगमों, कंपनियों, समितियों के अधिकारियों को अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त के जांच के दायरे में समाहित किया। मतलब क्या हुआ कि स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय मतलब क्या हुआ, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति जो है, इनको क्या रखा गया है
इनको जांच के दायरे में रखा गया है लोकायुक्त के। अन्य जो निगम है उनको रखा गया है, कंपनियों को रखा गया है, जो समितियां हैं उनको रखा गया है, और उनके अधिकांश जो अधिकारी हैं उनको लोकायुक्त के जांच के दायरे में रखा गया। अब जांच की प्रक्रिया क्या होती है? जांच प्रक्रिया अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त किसी नागरिक द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध की गई शिकायत के आधार पर अथवा स्वयं के संज्ञान से जांच आरंभ कर सकता है। क्या कहा है? अधिकांश राज्यों में यही प्रावधान किया गया है कि लोकायुक्त किसी नागरिक द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध की गई शिकायत, अगर कोई नागरिक यह शिकायत करता है कि उसके खिलाफ क्या किया गया है, अनुचित कार्रवाई की गई है और भ्रष्टाचार है, अगर उसकी करता है, और क्या कि लोकायुक्त को यह भी अधिकार है कि वह स्वतः संज्ञान लेकर भी इसकी जांच को आरंभ कर, मतलब शिकायत के साथ भी और स्वतः संज्ञान के साथ भी वो इसकी जांच करा सकता है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व असम राज्य में वह जांच प्रारंभ करने के लिए स्वयं पहल नहीं कर सकता। लेकिन देखिए क्या है, यही तो दिक्कत है ना भारत में कि जितने प्रदेश हैं हर जगह अलग अलग इसके लिए पावधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, यहाँ पे क्या कहा गया है कि वह स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है जब तक किसी मंत्री या अन्य संस्था के खिलाफ कोई कंप्लेन उसके पास नहीं जाती है, तब तक वह क्या कर सकता है, जांच नहीं कर सकता है, मतलब वह स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता। अब जांच का क्षेत्र क्या क्या है? जांच का क्षेत्र महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और कर्नाटक में लोकायुक्त शिकायतों व आरोपों के विषय की जांच कर सकता है। हिमाचल प्रदेश क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, असम, बिहार और कर्नाटक में लोकायुक्त शिकायतों और आरोपों के विषय में जांच कर सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में उसका कार्य भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। क्या मतलब कि देखिए वही है, दिक्कत है ना कि एक रूपता नहीं है, एक रूपता नहीं है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। अब जैसे बिहार में क्या है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में वो क्या है, केवल भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को ही देख सकता है, सुन सकता है, और कोई मामले वो नहीं देख सकता है। अन्य विशेषताएं लोकायुक्त संबंधित, एक मिनट, लोकायुक्त संबंधी राज्य के राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का एक समेकित वार्षिक विवरण प्रतिवर्ष प्रस्तुत करता है। क्या करता है, जैसे लोकायुक्त एक अन्य विशेषताओं में रखा गया है कि लोकायुक्त क्या करता है, राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का
मतलब वह एक साल में क्या क्या कार्य क्या है किया है, उसका वार्षिक विवरण किसको प्रस्तुत करता है? वह प्रत्येक वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल इस विवरण को राज्यपाल इस विवरण को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन पक्ष के साथ सदन में प्रस्तुत करता है। लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकायुक्त जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकायुक्त जांच के लिए राज्य की जांच एजेंसियों की सहायता लेते हैं तथा वह राज्य सरकार के विभागों से संबंधित विषयों की फाइलों और दस्तावेजों की मांग कर सकता है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्यपाल इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष राज्य लोकायुक्त के द्वारा जो विवरण राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है कि वो प्रत्येक साल में क्या क्या जांच किया है, तो क्या होता है? वह लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ज्ञापन पक्ष के साथ सदन में प्रस्तुत करता है। राज्यपाल उस विवरण को क्या करता है? सदन के पटल पे रखवाता है। राज्यपाल उसको सदन के पटल पे रखवाता है। और लोकायुक्त जो होता है किसके? राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकायुक्त जांच के लिए राज्य की जांच एजेंसियों की सहायता लेते हैं। लोकायुक्त जो होते हैं, अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो किसलिए किससे जांच करा सकते हैं? वो राज्य की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनकी वो सहायता ले सकते हैं तथा वह राज्य सरकार के विभागों से संबंधित विषयों की फाइलों और दस्तावेजों को भी वो मांग सकते हैं। क्योंकि क्या होते हैं? वह लोकायुक्त जो होते हैं वो राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में अभी तक भारत में भारत में अभी तक 2 प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री मोरारजी देसाई, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। तथा दूसरे प्रशासनिक आयोग का गठन 2005 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के अनुसार दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो मोरारजी देसाई के। भारत में जो लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति का अनुशंसा किस प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 अगस्त 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसमें लोक सेवकों द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 44 में संशोधन किया गया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 44 के विशेष प्रावधान क्या क्या है देख लेते हैं। इसके अंतर्गत 44 का जो विशेष प्रावधान है, इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि के 30 दिन के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारियों तथा लेनदारियों का विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अंतर्गत इनके पति पत्नी तथा आश्रित बच्चों की संपत्तियां, देनदारियां और लेनदारियां भी सम्मिलित किया गया। मतलब क्या किया गया है? इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को पदभार ग्रहण करने के तिथि से 30 दिन के भीतर, भाई दिया ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी नौकरी लगी तो आपको अपने 1 महीने के भीतर पद ग्रहण करने के 1 महीने के भीतर 30 दिन के भीतर यह आपको देना होता है कि हमारे पास इतनी चल और अचल संपत्ति है।
इसके अंतर्गत पति पत्नी तथा आश्रित बच्चों की संपत्तियां और देनदारियां भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब आपके कौन कौन और लोग आश्रित हैं, उनके पास क्या क्या संपत्ति है, यह भी दिखाना होता है। अगला है, प्रत्येक लोक सेवक को 44 में चेंज किया गया है, जो ओ है, प्रत्येक लोक सेवक को प्रति वर्ष 31 जुलाई के पहले उस वर्ष 31 मार्च तक की उसकी संपत्ति का विवरण घोषित करना होगा और उसका वार्षिक रिटर्न फाइल करना होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि प्रत्येक साल 31 जुलाई के पहले और 31 मार्च तक उसको क्या होगा, अपने प्रत्येक साल उसको अपनी संपत्ति का विवरण देना होता है कि उसकी संपत्ति कितनी बढ़ी और उसका वार्षिक रिटर्न फाइल करना होता है। अधिनियम 31 के अनुसार, अधिनियम के निर्देशानुसार 31 अगस्त तक इस घोषणा से संबंधित बयान संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य है। ये तो हम लोग पढ़ लिए प्रथम जांच एजेंसी जो है भारत में वो लोकपाल। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीआई, हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई। दूसरा जो जांच एजेंसी है वो क्या है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, सीबीआई है। सीबीआई की स्थापना क्या है, सीबीआई एक क्या है, एक वैधानिक संस्था नहीं है, एक विधानिक संस्था है। यह क्या है, वैधानिक संस्था नहीं है। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, इसे जांच संबंधित शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। सीबीआई भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं जानते इस चीज को, जान लीजिए आप लोग। प्रीलिम्स के अनुसार पूछ सकता है कि सीबीआई जो है भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत अपने कार्यों का निष्पादन करती है, तो कार्य करती है तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन वो अपने कार्यों का निष्पादन करती है। कौन, सीबीआई। वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो देश की शीर्ष अन्वेषण अधिकरण है। मतलब वर्तमान में क्या है, सीबीआई जो है वो देश का सबसे बड़ा अन्वेषण संस्थान है, मतलब जांच एजेंसी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के अनुसार। पीटी के अनुसार यह पूछ सकता है कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1963 में। इससे पहले इस संगठन को विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता। मतलब क्या कह रहा है कि 1963 में इसका नाम क्या हुआ, सीबीआई पड़ा। 1963 में इसका नाम सीबीआई पड़ा। इसके पहले इसको क्या कहा जाता था, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के नाम से ही इसको जाना जाता था। सीबीआई का आदर्श वाक्य उद्देश्य क्या है, सीबीआई के आदर्श वाक्य क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। आदर्श वाक्य है उद्यम निष्पक्षता अखंडता, उद्यम निष्पक्षता और अखंडता। यह पूछ सकता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, यह प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछ सकता है कि सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या होता है। सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या होता है, तो उद्यम निष्पक्षता और अखंडता। अब उसका उद्देश्य क्या होता है सीबीआई का, संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए सुविस्तारित अनुसंधान करना तथा अपराधों के विवरण एवं सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना। क्या क्या है देखिए, संविधान के में इसको क्या दिया गया है, सीबीआई का जो उद्देश्य किस लिए है, मतलब उद्देश्य क्या मतलब क्या हुआ कि आखिर सीबीआई की जरूरत ही क्यों पड़ी, सीबीआई की गठन क्यों किया गया, तो इसमें क्या किया गया है, किसके लिए, संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करने के लिए।
इसके लिए सुविस्तारित अनुसंधान करना तथा अपराधों के विवरण एवं सफल अभियोग दायर करना। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई घटना घट जाती है, अगर उसका सही निष्पक्ष निस्तारण के लिए सीबीआई का गठन किया। और क्या काम करती है ये? अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। दृष्टि में क्या है? अपने आदर्श वाक्य उद्देश्य तथा व्यवहारिकता, अपने आदर्श वाक्य उद्देश्य तथा व्यवसायिकता को आवश्यकता, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन तथा अपनी कार्य प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा सीबीआई अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी। मतलब क्या हुआ कि अपने आदर्श वाक्यों और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करेगी सीबीआई? की विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अपने प्रयासों से को निम्नलिखित पर वो केंद्रित करेगी, आकर्षित करेगी। पहला क्या है? पहला है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक व हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान एवं अभियोग द्वारा कमी लाना। कहने का मतलब क्या हुआ? पहला काम ये क्या करेगी कि सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार हो गया है, तो उसे जो संघर्ष हो रहा है, आर्थिक और हिंसक अपराध है, इस पर क्या करेगा? ये अनुसंधान के द्वारा इस पर रोक लगाएगा, अभियोग लगा के कमी लाएगा। दूसरा है विभिन्न न्यायालयों के लंबित मामलों के सफल अनुसंधान एवं अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया विकसित करना। तीसरा है साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। क्या क्या है देखिए, मतलब विभिन्न न्यायालयों में जो मामले लंबित हैं उसका क्या करना, उसकी जांच करके उसकी जांच कराना। दूसरा, साइबर जो अपराध हो रहे हैं, साइबर और प्रौद्योगिकी अपराधों से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। ये भी काम किसका है? सीबीआई का है। चौथा है कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जिससे टीम भावना, मुक्त संचार और आपसी विश्वास को बढ़ाना। पांचवा है राज्यों के पुलिस संगठनों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की जांच और अनुसंधान में सहायता कर। क्या क्या है? मतलब जहां जांच हो रही है, कार्यस्थल जो है उस पर क्या है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना भी किसका काम होता है? सीबीआई का कार्य है। और राज्यों के जो पुलिस संगठन है और तथा कानून लागू करने वाली जो अन्य एजेंसियां हैं, ठीक है, उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उठाकर विशेष मामलों की जांच करना और उन मामलों पर अनुसंधान करना भी सीबीआई का काम। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध के विरुद्ध लड़ाई में मुख्य भूमिका का निर्वाह करना। मतलब क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठित अपराध मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ड्रग्स का मामला हो गया, हथियारों से तस्करी का मामला, ड्रग्स का मामला हो गया, नारकोटिक्स विभाग का, इसको क्या करती है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पर इस संगठित अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सीबीआई ही क्या करती है? मुख्य भूमिका निभाती है। मान लीजिए कि दो देशों के बीच अगर मान लीजिए कि कोई हथियार का गैर कानूनी तरीके से आदान प्रदान किया जा रहा है और कुछ संगठन इसमें संलिप्त हैं, इस तरह के मामलों की जो भी जांच होती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसकी निस्तारण कौन करती है? सीबीआई करती है।
मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा पर्यावरण, कलाओं, कलात्मक वस्तुओं की रक्षा के साथ साथ अपनी सभ्यता का विस्तार करना भी किसका, सीबीआई का। वैज्ञानिक अभिवृद्धि, मानवता तथा जांच, अनुसंधान तथा सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करना। 9वां है जो कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना, जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों से शिखर पे पहुंचे। देखिए क्या क्या बहुत ज्यादा है सीबीआई के कार्य में, क्या क्या दिया है कि वैज्ञानिक और अभिवृद्धि, मानवता और जांच, अनुसंधान तथा सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करना। मतलब क्या होना चाहिए कि सीबीआई को अपने आप को टेक्नोक्रेट की तरह प्रयोग करना चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या हो, मानवता की भी भावना हो, और जो भी जांच अनुसंधान किया जाए वो मानवता के दायरे के अंदर रहकर ही उसका जांच किया जाए। तीसरा और है कि कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में क्या होना चाहिए, उत्कृष्टता होनी चाहिए तथा व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उसके संगठन, जिससे संगठन अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों के शिखर पे पहुंचे। मतलब क्या होना चाहिए कि सीबीआई जो है, जो इनका संगठन है, उसमें क्या होना चाहिए, उनका जो कार्य क्षेत्र होना चाहिए, कार्य करने की विधि होनी चाहिए, उत्कृष्ट होनी चाहिए, व्यवसायिक से भरी होनी चाहिए, और जिससे क्या होगा, संगठन अपने प्रयत्नों, अगर इस तरह के प्रयत्न करेंगे तो वो अधिक उपलब्धियों पर पहुंचेंगे। ऐसा कार्य करना चाहिए। देखिए हम आज जो जांच एजेंसियां पढ़ रहे हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप में, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे मेंस, आप मेंस में देखिएगा बहुत बार पूछा गया है सीबीआई, बहुत बार सीबीआई पूछा गया है, और प्रीलिम्स में भी पूछ दिया जाता है सीबीआई का गठन कब किया गया था, सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, सीबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं, किस तरह का संगठन है, ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से मैं बार बार कहता हूं कि केवल प्रीलिम्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, जब आप उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत ही कम समय रहता है, 2 से 3 महीने का समय मिलता है। उतने कम दिन में मेंस की तैयारी नहीं हो पाती है बंधु। इसलिए आप लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी रखिए, और इतनी तैयारी रखिए कि 50% से ज्यादा आप मेंस की तैयारी प्रीलिम्स की परीक्षा देने के दिन तक कर चुके हों, तभी आपको आगे राहत मिलेगी। उसके बाद भी समय कम पड़ता है, फिर भी आप इतने रहते हैं आप परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को टेकल कर सकें। नहीं तो 2 महीने की पढ़ाई में तो आप टेकल भी नहीं कर पाएंगे परीक्षा क्वेश्चन को। इसलिए आप स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, चाहे अभी परीक्षा देनी हो चाहे 2022 में देनी हो, आप स्मार्ट पढ़ाई कीजिए और प्रीलिम्स के साथ साथ ही मेंस की भी तैयारी रखिए। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, इसीलिए हम इसी तरह पढ़ाते हैं कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की भी तैयारी। देखिए अब मान लीजिए अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको आप पढ़ रहे हैं, मैं सीबीआई के बारे में बता रहा हूँ, लोकायुक्त लोकपाल के बारे में बताया, तो एक खाका आपके दिमाग में रहेगा, इतना आप रहेगा कि जब आप 1-2 बार इसको देखिएगा तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और आप परीक्षा में इसको आसानी से लिख ले जाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब सीबीआई के प्रभाग क्या क्या है, विभाग, प्रभाग मतलब विभाग 2016 के अनुसार देखिए क्या क्या है, भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग, आर्थिक अपराध प्रभाग, विशेष अपराध प्रभाग, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग प्रभाग, प्रशासनिक प्रभाग, अभियोग निदेशालय प्रभाग, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रभाग, और सीबीआई का गठन हम लोग पढ़ेंगे। सीबीआई का गठन जो मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सीबीआई का निदेशक इसका प्रमुख होता है। मतलब सीबीआई में क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है। सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है, निदेशक होता है, वो क्या होता है,
सीबीआई का प्रमुख होता है। उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक होता है। इसके अतिरिक्त अनेक संयुक्त निदेशक, उप निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कर्मियों का एक अन्य रैंक के होते हैं। मतलब क्या होता है, एक पूरी टीम के साथ होता है। डायरेक्टर होता है सीबीआई का, जो निदेशक होता है इसका प्रमुख होता है, डायरेक्टर होता है, और इसकी सहायता करने के लिए क्या होता है, एक पूरी टीम होती है जिसमें अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस निरीक्षक और अन्य पुलिस कर्मियों के अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5,000 कार्मिक होते हैं। 5,000 कार्मिक होते हैं। लगभग 125 फॉरेंसिक वैज्ञानिक और 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि सीबीआई में इतनी बड़ी तादाद में लोग कार्य करते हैं। 5,000 कार्मिक होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 21 होते हैं जो फॉरेंसिक वैज्ञानिक होते हैं, जो क्या करते हैं, फॉरेंसिक जो डीएनए जांच कराते हैं, अंगुलियों की छाप का कराते हैं, इस तरह की जो जांच कराते हैं, फॉरेंसिक से जुड़े हुए होते हैं। और 250 जो होते हैं वो विधि अधिकारी के रूप में होते हैं, कानून के जानकार होते हैं। 2003 में में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं। मतलब क्या किया गया है कि बंटवारा कर दिया गया है, जिसे 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, उसके पास अब क्या हो गया, सतर्कता आयोग का गठन हुआ। तो आर्थिक अपराध से संबंधित जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित, आर्थिक अपराध से संबंधित जो भी होगा उसकी जांच कौन करता है, सतर्कता आयुक्त के कार्य को करते हैं। इसके अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्यावधि की सुरक्षा मिली। सीबीआई के क्या कार्य हैं, सीबीआई के कार्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार से संबंधित विषयों की जांच करना। अब क्या है, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा अन्य जो मामलों हैं उसकी क्या है, उन विषयों की जांच करना किसका, सीबीआई का कार्य। राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के विषयों की अनुसंधान करना, जैसे यातायात, जो आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम आदि की अवमानना का विषय। सोचिए कि सीबीआई का दायरा कितना बड़ा है कि वह क्या जांच करती है, राजकोषीय और आर्थिक कानूनों से जुड़े उल्लंघन होता है उसकी भी जांच कौन करती है, सीबीआई करती है। आयात निर्यात में जो कुछ गड़बड़ी होती है उसकी भी जांच करती है, और सीमा शुल्क और अन्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित कोई मामला है उसकी भी जांच सीबीआई के द्वारा किया जाता है। पेशेवर अपराधियों पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे संज्ञेय अपराधों की जांच जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो। इससे मान लीजिए कि कोई ऐसा अपराध हो गया, अपराधी संगठित कोई गिरोह है, जो अपराध संगठित कोई ऐसा गिरोह है जिसके क्या है,
जिसका अपराध क्या है, संज्ञेय अपराध की जांच उसकी, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस गिरोह का क्या प्रभाव पड़ा है उस अपराध का, इसकी भी जांच कौन करता है, सीबीआई करती है। उसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अब क्या करता है, यह भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी जो है अन्य, जैसे सतर्कता आयोग हो गया, चाहे अन्य इस टाइप के विजिलेंस कमीशन, जो इनके बीच ये क्या करता है, अब विभिन्न राज्य पुलिस जो बल हैं उनके मध्य क्या करता है, समन्वय भी यह स्थापित करता है। राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के विषय का अनुसंधान के लिए अपने अंतर्गत लेना। जैसे मान लीजिए नहीं होता है, जैसे कोई मामला, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में बहुत से हाथरस वाला मामला हुआ, तो राज्य सरकार मांग करती है केंद्र से कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, तो केंद्र सरकार क्या करती है, अनुशंसा करती है, तो सीबीआई उस मामलों की जांच करती है। तो वही ये कह रहा है कि राज्य सरकार के अनुरोध पर, अनुशंसा पर सार्वजनिक महत्व का अगर कोई विषय है तो उसकी जांच कौन करता है, सीबीआई के द्वारा किया जाता है। अपराध से संबंधित आंकड़ों, अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण और तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करना। सीबीआई अकादमिक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। सीबीआई का कहाँ अकादमी है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इसके पूर्व सीबीआई परीक्षण केंद्र नई दिल्ली में परीक्षण कार्य संचालित होते थे। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, अब इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में नहीं है, वह है गाजियाबाद में। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, सीबीआई अकादमी कहाँ है, सीबीआई अकादमी जो है वो गाजियाबाद में स्थित है। क्या क्या जांच करती है, देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है सीबीआई, एंटी करप्शन डिवीजन, तीन इसका वो है, ब्यूरो का तीन भाग है। पहला कौन है, एंटी करप्शन डिवीजन, दूसरा इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, और तीसरा होता है स्पेशल क्राइम डिवीजन। मतलब केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो तीन हिस्सों में बटी हुई है। एक होता है जो एंटी करप्शन की जांच करती है, दूसरा इकोनॉमिक क्राइम की जांच करती है, और तीसरा स्पेशल क्राइम की जांच करती है। एक एक करके देखते हैं। एंटी करप्शन डिवीजन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, आर्थिक संस्थानों, एंटी करप्शन डिवीजन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, आर्थिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी संबंधित विषयों की जांच करती है। कौन, एंटी करप्शन। इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन बैंक तथा फाइनेंशियल फ्रॉड, आयात निर्यात, तथा विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों और उल्लंघनों तथा नशीली दवाओं की जांच करती है। देखिए क्या है, एंटी करप्शन जो ब्यूरो होता है, एंटी करप्शन जो ब्यूरो होता है किसका, भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी मामले होता है वो सीबीआई का एंटी करप्शन ब्यूरो देखता है। और इकोनॉमिक करप्शन जो डिवीजन जो है वो किस मामले को देखता है, फाइनेंशियल फ्रॉड से अगर कोई मामला है, आयात निर्यात से संबंधित कोई इस तरह का अपराध हुआ है, या विदेशी मुद्रा फेरा और फेमा से संबंधित कोई मामला है, उसको कौन देखता है, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन देखती है सीबीआई की। इसी तरह ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक संपदा एवं अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी से संबंधित विषयों की जांच करती है। स्पेशल क्राइम डिवीजन के तहत आतंकवाद, बम ब्लास्ट, देखिए इकोनॉमिक वाला क्या क्या देखती है, एक तो इकोनॉमिक देखती है, उसके साथ ही साथ ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक संपदा और अन्य प्रतिबंधित सामानों की अगर तस्करी से भी जुड़ा हुआ मामला है तो उसको कौन, इकोनॉमिक फोरम ही देखती है। और मान लीजिए आतंकवाद है, बम ब्लास्ट है, मानव बम है, फिरौती के लिए अपहरण, चर्चित हत्याओं से संबंधित
अन्य अनसुलझी गुत्थी तथा माफियाओं द्वारा किए जाने वाले संगीन अपराधों की जांच किसके द्वारा की जाती है? स्पेशल क्राइम डिवीजन, स्पेशल क्राइम ब्रांच के द्वारा। सीबीआई की जो स्पेशल क्राइम ब्रांच है वो क्या, आतंकवाद का, बम ब्लास्ट का, फिरौती, अपहरण, इस तरह के जो मामले हैं, हत्या, इस तरह के मामलों की जांच स्पेशल क्राइम डिवीजन के द्वारा किया जाता है। अब अन्य अन्य जांच एजेंसियां हैं सीबीआई के अतिरिक्त। पहला है प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन एक प्रशासनिक कार्यालय है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू कराना होता है। का काम क्या होता है प्रवर्तन निदेशालय का? इसका मुख्य कार्य होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू कराना। उक्त कानूनों के उल्लंघन उक्त कानूनों के उल्लंघन होने पर यह विभाग जांच पड़ताल करता है और अवैध संपत्ति को जब्त करने का कार्य भी करता है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है। एनआईए का गठन कब किया गया है? 2008 में। एनआईए का गठन हुआ था 2008 में। मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी के गठन की आवश्यकता महसूस किया गया। परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 2008 को इस एजेंसी के गठन करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी बिल 2008 संसद की मंजूरी प्रदान की गई। यह एक संघीय जांच एजेंसी है तथा इसे राज्यों की अनुमति के बिना आतंकवाद और उससे संबंधित अपराधों की जांच करने का पूरा अधिकार है। क्या मतलब है कि हम देखते हैं कि बंबई बम कांड के बाद क्या एनआईए का गठन किया गया। एनआईए की कमी महसूस हुई इस टाइप की एजेंसी की जो इस तरह की जांच को करे। इसीलिए 2016 में एनआईए नेशनल जांच एजेंसी का गठन किया गया। यह 2008 में यह क्या करता है? यह एक ऐसी जांच एजेंसी है जो राज्यों की अनुमति के बिना, मतलब इसको किसी अगर आतंकवाद से और अन्य संबंधित मामलों की जांच करनी है, खास करके आतंकवाद के से जुड़े हुए मामलों की ही ये जांच करती है, इसको लिए इसे किसी राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। केंद्र सरकार अगर यह समझती है कि किसी अपराध का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध आतंकवाद से है तो वह उसे मामले की जांच के लिए एनआईए को सौंप सकती है। मतलब क्या हुआ कि आतंकवाद से जुड़े हुए किसी भी मामले की जांच किसको कौन करती है? एनआईए करती है। अगर केंद्र सरकार को यह लगता है कि कोई ऐसा मामला है लेकिन उसके मूल में क्या है, आतंकवाद छिपा हुआ है, आतंकवाद से संबंधित है, तो वह उसकी जांच एनआईए से करा सकती है। अगला है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए 1 अक्टूबर 2003 को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था का गठन किया। मतलब क्या हुआ? यह किसके लिए किया गया है? शेयर घोटाला जो बार बार हो रहे थे, स्टॉक मार्केट में जो घोटाले हो रहे थे, उसके लिए जांच करने के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का गठन किया गया। यह संगठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कथित धोखाधड़ी के मामलों की जांच करती है। अब तीसरा जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन
केंद्रीय सतर्कता आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने की एक प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। अब देखिए प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1964 में। इसका गठन आखिर क्यों किया गया, सीबीआई के रहते हुए इसका गठन की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि देखिए सीबीआई के भार को कम करने के लिए, सीबीआई पे बहुत ज्यादा लोड था, उसको कम करने के लिए, और क्या हुआ कि सरकार में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, रोकने के लिए 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा सीवीसी का गठन किया गया था, केंद्रीय विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति 1962 की अनुशंसा पर इसका गठन भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए किया गया। देखिए संथानम समिति का गठन किया गया था 1962 में कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या किया जाए, तो उसने उसी की अनुशंसा पे इसको रोकने के लिए सीवीसी का गठन किया गया। संथानम समिति ये पूछ सकता है परीक्षा में कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किस समिति की अनुशंसा पे किया गया था, तो वो था संथानम समिति की अनुशंसा पे 1962 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक सांविधिक शाखा है संस्था और न ही संवैधानिक। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है। मतलब क्या हुआ कि इसका गठन जो है क्या है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, कि संसद द्वारा एक विधि बनाकर इसका गठन किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की संरचना क्या है? केंद्रीय विजिलेंस कमीशन की संरचना। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और वह 2 अन्य सतर्कता आयुक्त इसके सदस्य के रूप में होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पे की जाती है। समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्यों में लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि सीबीसी का जो गठन किया जाता है उसमें उसका गठन कौन करता है? चयन 3 सदस्यीय एक कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और गृह मंत्री होते हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है, सीबीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल जो होता है सीबीसी का वो होता है 4 वर्ष व 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती है। सतर्कता आयुक्त का वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती है। क्या हुआ, जो सीबीसी का जो वेतन भत्ता जो अन्य सुविधाएं मिलती है वो किसके अनुसार मिलती है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती है तथा उसी के समान उसे अन्य सेवा शर्तें भी मिलती हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने कार्यकाल के पश्चात केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को सीबीसी गठन कर दिया गया है, अगर वो 65 साल के बाद अगर रिटायर भी होता है तो उसे
किसी अन्य पद पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान है। सीबीसी का संगठन क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों की एक शाखा होगी। देखिए सीबीसी का काम क्या होता है? भ्रष्टाचार की जांच करना, आर्थिक भ्रष्टाचार की जांच करना, सरकार से संबंधित भ्रष्टाचार की जांच करना, वो कौन करता है? सीबीसी करता है। इसका सचिवालय, सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिव गण, उप सचिव गण तथा अपर सचिव गण तथा अन्य कार्यालय कर्मचारी होते हैं। मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा जो क्या करती है? जो अपराध का परीक्षण करती है। मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन सीबीसी की तकनीकी शाखा है। मुख्य तकनीकी परीक्षण संगठन जो है वो क्या है? वो सीबीसी की तकनीकी शाखा है, जिसमें मुख्य अभियंता, जिनका पद नाम मुख्य तकनीकी परीक्षक होता है, तथा सहायक अभियंता स्टाफ होते हैं। अब विभागीय जांचों के लिए आयुक्त सीडीआई, सीडीआई सीडीआई जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं, जो कि लोक सेवकों के लिए के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों की मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। देखिए इसमें क्या है? इसका अलग अलग विभाग है। इसे मुख्य तकनीकी जो परीक्षक शाखा है वो क्या करती है? वह तकनीकी शाखा है, या सीबीसी की जो है वो तकनीकी शाखा है, जिनका इनका नाम, इनको क्या कहता है? तकनीकी परीक्षक कहा जाता है, या तकनीकी से जुड़े हुए मामलों की जांच करती है। और विभागीय जांचों के लिए क्या होते हैं? आयुक्त होते हैं, सीडीआई होते हैं। ये क्या करते हैं? ये लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों की ये मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। कौन? सीडीआई। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य क्या क्या है? केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो। क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या की जांच करता है? या केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे विषय की जांच करता है जिसका है जो भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी अपराध किया है तो केंद्र सरकार की संतुष्टि पर यह सीबीसी उसकी जांच करता है। निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उस पर भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध किया हो। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे अधिकारी हैं, अगर उनके खिलाफ भी सीबी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई अगर वो अपराध किए हैं तो उसकी भी जांच कौन करता है? सीबीसी करता है। कौन कौन है? पहला है भारत सरकार के ग्रुप ए कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी में शामिल हैं, जिनकी जांच कौन करता है? सीबीसी करती है। दूसरा, केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी, मतलब अन्य जो ट्रिब्यूनल हैं केंद्र सरकार के, उसमें भी अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है उसकी भी जांच कौन करता है? सीबीसी करती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस बल के कामकाज की देखरेख करना, जांच के दौरान निर्देश देना तथा की गई जांच की समीक्षा करना, यह भी काम किसका होता है? सीबीसी का होता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। मतलब मान लीजिए कि अगर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला है और उस पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकरण को
अनुशंसा किया गया है। अगर वह मामला लंबित है तो उसकी समीक्षा करना भी किसका काम है? वो सीबीसी का काम है। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर भी रखना इनका कार्य होता है सीबीसी का। लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा आयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना। अगर मान लीजिए कि लोकहित से जुड़े हुए भी मामले हैं और कोई सूचना है, सुरक्षा से संबंधित है, तो क्या है, उस मामलों की भी जांच करना और उस पर कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा करना सीबीसी का कार्य होता है। इस तरह अब आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। हम आज पढ़ लीजिए केंद्रीय जांच एजेंसियां, इसमें हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े हम लोकपाल लोकायुक्त, उसके बाद सीबीआई, और तीसरा हम लोग पढ़ लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग। और कल अब हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग आपात उपबंध, मतलब 352, 356 और 360 वित्तीय। इस बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से, इसलिए आप लोग हमारे अगले क्लास में जरूर आइए। और आज के वीडियो में हमको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा आप हमारा कोड AKS001 है, उसके माध्यम से आप लोग एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। और आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। देखिए हमारा जो अगला जो मैराथन जो वीडियो जाएगा, हमारा जो पहला मैराथन वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। पहला मैंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पे किया है, दूसरा जो मेरा मैराथन जो वीडियो है वो है संवैधानिक निकाय, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, SC/ST कमीशन पढ़ेंगे, और इसको हम पढ़ेंगे SC/ST कमीशन और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अपने मैराथन वीडियो में, मैराथन क्लास में 14 तारीख को जो होगा। आप लोग जरूर उसमें शामिल होइए और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ।